Hey guys, this is Shraddha Tiwari and welcome back to Tiwari English Classes. Well, in this video, I'm going to summarize पार्ट 2 ऑफ साउंड ऑफ म्यूजिक। अब ये साउंड ऑफ म्यूजिक जो कि चैप्टर नंबर 2 है, किसका, ये 9 की जो बुक है बिहाइव, उसका जो चैप्टर 2 है क्या है, साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका मैं पार्ट 2 यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, समराइज करने जा रही हूँ। पार्ट जो इसका पहला पार्ट है उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियोस की लिस्ट में आप जाकर उसे देख सकते हैं। साउंड ऑफ म्यूजिक की अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये जो पार्ट है हमारा पूरी तरीके से किस पे सेंटर्ड है, शहनाई पर सेंटर्ड है और बिस्मिल्लाह खान पर सेंटर्ड है। तो अगर मैं इस कहानी को मतलब इस चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड करूं, हालांकि ये बुक में आपके 2 भागों में डिवाइडेड नहीं है, मैं इसलिए डिवाइड कर रही हूँ सो दैट आप इजिली इसे समझ सको। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो किसके बारे में, किसको मेंशन किया गया है, शहनाई को मेंशन किया गया है, और दूसरा जो पार्ट है उसमें किसको मेंशन किया गया है, बिस्मिल्लाह खान को मेंशन किया गया है। एंड थ्रू दिस स्टोरी आपको ये बताया गया है कि शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खान आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब कैसे इंटर कनेक्टेड है, कैसे ये दोनों लोग आपस में मतलब शहनाई और बिस्मिल्लाह खान कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये हम आपको इस चैप्टर के थ्रू बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है, जो इसकी शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, पुंगी नाम के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से होती है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो एक मुगल एम्परर होता है मीन औरंगजेब, वो रॉयल चैम्बर्स में, रॉयल कोर्ट्स में मतलब शाही दरबार में पुंगी को बैन कर देता है। पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पहले बजाई जाती थी रॉयल चैम्बर्स में, लेकिन औरंगजेब ने इस पे बैन लगा दिया। क्यों बैन लगा दिया भाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड थ्रिल कॉर्ड्स एंड अनप्लीजेंट म्यूजिक ना, क्योंकि ये बहुत ही कर्कश आवाज प्रोड्यूस करता था, क्योंकि कानों में एकदम चुभती थी। देयरफॉर जो मुगल एम्परर था औरंगजेब, उसने क्या कर दिया, इस पे बैन लगा दिया, पूरी तरीके से बैन लगा दिया। और फिर क्या होता है, और पता है पुंगी एक जेनरिक नेम बन गया, एक ऐसा नेम बन गया कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस तरह की आवाज निकालता था, कर्कश आवाज निकालता था, अनप्लीजेंट साउंड निकालता था, तो दैट वाज नेम्ड एज पुंगी ना। उसे क्या नाम दिया जाता था, भाई ये तो पुंगी है, ठीक है। तो मतलब एक कैटेगरी बना दी गई कि इस कैटेगरी में जो भी आएगा वो सभी मतलब जो भी अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा वो किस कैटेगरी में आएगा, पुंगी कैटेगरी में। लेकिन होता क्या है कि एक नाई होता है, एक बाबर होता है, जिसकी जो एक्सेस होती है, पहुंच होती है, वो कहां से होती है, रॉयल कोर्ट में होती है। एंड सबसे बड़ी बात, वो किससे बिलोंग करता है, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि क्या थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो जो पुंगी है, पुंगी मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो उसकी टोनल क्वालिटी में क्या करेगा, इंप्रूवमेंट लाएगा, उसमें वो सुधार करेगा। तो फिर होता क्या है कि उसने क्या किया, एक स्टेम लिया, होलो स्टेम ना, एक होलो स्टेम लिया, और वो जो स्टेम उसने लिया था, जो पुंगी का जो इंस्ट्रूमेंट मतलब पुंगी का जो स्टेम होता था, मतलब जो पाइप थी, वो ये पाइप क्या थी, उससे कहीं ज्यादा लॉन्गर थी और ब्रॉडर थी ना। मतलब जो उसने अब ये नया इंस्ट्रूमेंट जो वो बनाने वाला था, इंप्रूवमेंट करने वाला था पुंगी में, तो उसने जो पाइप लिया, जो स्टेम लिया, इट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। अब लिया तो उसने, फिर उसने क्या किया, उसने उसकी बॉडी पे 7 होल्स बना दिए। हाउ मेनी होल्स? 7 होल्स उसने उस पे बना दिए। अब जब 7 होल उसने बनाया तो उसने उस पाइप में ब्लो करना शुरू किया, मतलब फूंक मारना शुरू किया। एंड जब भी वो फूंक मारता था तो दैट टाइम वो कुछ होल्स को ओपन करता था, कुछ होल्स को क्लोज करता था, किससे, अपने फिंगर टिप से। तो जब ये ओपनिंग क्लोजिंग के दौरान जब वो फूंक मारता था तो इट प्रोड्यूस्ड द वेरी मेलोडियस एंड सॉफ्ट साउंड ना। तो इस दौरान उसे मतलब वो जब फूंकता था तो कैसा साउंड प्रोड्यूस हुआ, बहुत ही मेलोडियस एंड स्वीट साउंड प्रोड्यूस हुआ। वो बहुत खुश हुआ कि उसने पुंगी के टोनल क्वालिटी में उसने क्या ला दिया था, इंप्रूवमेंट ला दिया था। एंड वो अब इसे ले जाकर, क्योंकि उसकी पहुंच थी कहां पे, रॉयल कोर्ट, रॉयल चैम्बर से, देयरफॉर ही प्रेजेंटेड दैट इंस्ट्रूमेंट ना बिफोर द रॉयल कोर्ट और रॉयल चैम्बर। वो उस इंस्ट्रूमेंट को कहां पे प्रेजेंट किया, उस रॉयल कोर्ट में प्रेजेंट किया। एंड ऑल ऑफ देम बिकम मच इम्प्रेस्ड विद इट, ठीक है। और सभी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए, इतना खुश हुए इसकी टोनल, क्योंकि जो ये अब जो साउंड दे रहा था, जो ये म्यूजिक इससे प्रोड्यूस हो रही थी, वो बहुत ही सॉफ्ट एंड मेलोडियस म्यूजिक थी। अब क्या हुआ भाई कि रॉयल कोर्ट के इसे एक नौबात में इसे शामिल कर दिया गया, और हर जगह अब किसकी चर्चाएं होने, किसको नेम एंड फेम मिलने लगा, शहनाई को मिलने, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को एक नाम भी दिया गया जो इसने बनाया था, तो उसका नाम क्या दिया गया, शहनाई। अब सबसे पहले बात होती है ये कि इसे शहनाई नाम कहां से मिला। तो देखो, सबसे पहले इसे रॉयल कोर्ट मीन शाही दरबार में बजाया गया था, तो शाही दरबार में बजाए जाने के कारण इसके नाम का एक हिस्सा क्या ले लिया गया, सा। और दूसरी चीज कि इट वाज प्लेड बाय नाई, तो इसके जो दूसरा हिस्सा बन गया शहनाई का, वो नाई कहां से ले लिया गया कि नाई ने बजाया था, और रॉयल कोर्ट मतलब शाही दरबार में सब फर्स्ट ऑफ ऑल बजाया गया था, तो दोनों को मिलाकर क्या नाम इसे मिल गया, शहनाई, ठीक है। अब पुंगी नाम तो इसे दिया नहीं जा सकता था, तो उसे क्या नाम मिल गया, शहनाई।
तो भाई ये तो थी शहनाई की बात कि शहनाई कैसे बनाई गई और शहनाई को शहनाई नाम कैसे मिला। अब ये बात आती है कि हर जगह जब ये हर रॉयल चैम्बर में हर जगह इसे बजाया जाने लगा और ये जो शहनाई है ना ये एक शुभता का प्रतीक बन गई। बिकॉज कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन होता था ना, जैसे कि टेम्पल में पूजा पाठ या वेडिंग्स में शादियों में भी किसका प्रयोग किया जाने लगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाने लगा, शहनाई। और यही नहीं, अगर उस टाइम की बात छोड़िए, अगर हम ये प्रेजेंट टाइम की भी बात देखें तो नॉर्थ इंडियन की जितनी भी वेडिंग होती है, शादियां होती हैं, उसमें किसको बजाया जाता है, शहनाई को बजाया जाता है। ठीक है, बिकॉज ये किसको सिंबलाइज करती है, ऑस्पिशियसनेस को, मतलब शुभता को ये सिंबलाइज करती है। तो देयरफॉर हर शादियों में इसे नॉर्थ इंडियन वेडिंग में क्या किया जाता है, शहनाई को बजाया जाता है। अब ये तो बात हुई शहनाई को कब बजाया जाता है, कैसे इसे बनाया गया और कैसे इसका नाम मिला, ये तो बात हुई शहनाई की। तो नाई ने इसे बनाया, लेकिन अगर हम देखें तो इसे इस शहनाई को मतलब इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो किसका दिया जाता है, बिस्मिल्लाह खान को। अब क्यों दिया जाता है ये बात अभी हम आपको इस चैप्टर के थ्रू बताएंगे। तो अब ये तो बात आपकी हो गई कि भाई क्यों इंटरकनेक्टेड है बिस्मिल्लाह खान और शहनाई एक दूसरे से, क्यों, क्योंकि क्लासिकल स्टेज पर एक इंटरनेशनल नेम और फेम अगर शहनाई को मिला तो किसकी वजह से मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ बिस्मिल्लाह खान। किसकी वजह से, बिस्मिल्लाह खान की वजह से मिला। अब आपके चैप्टर में ये बताया गया, थोड़ा सा इनके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है बिस्मिल्लाह खान के, कि व्हेन ही वाज कि ये कहाँ, पहले ये जान लो कि इनका जो बर्थ है, जो बर्थ डेट है वो क्या है, 21 मार्च 1916। और ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले थे, बिहार स्टेट के डुमराव नाम के गांव के ना, इनके गांव का नाम क्या था, डुमराव, और स्टेट क्या था, बिहार। सो व्हेन ही वाज 5-year-old बॉय, जब ये 5 साल के छोटे से बच्चे थे, तो ही यूज्ड टू प्ले गिल्ली एंड डंडा नियर अ पॉन्ड ना, एक तालाब के पास ये गिल्ली एंड डंडा खेलते थे। एंड हर दिन इनका एक क्या बोलना रूटीन बन गया था कि वहां पे एक टेम्पल थी और उस टेम्पल पे ये जाया करते थे। और टेम्पल में भोजपुरी सॉन्ग जिसका क्या नाम था, चैता, चैता नाम का एक भोजपुरी सॉन्ग ये गाया करते थे। और गाया करते थे तो इनका भी बचपना था और इन्हें कुछ ना कुछ पाने की इच्छा थी वहां पे, तभी ये गाया करते थे। तो इनको रिवॉर्ड के रूप में वहां के लोकल महाराजा के द्वारा 1.25 kg का क्या दिया जाता था, लड्डू दिया जाता था ना, 1.25 kg का लड्डू इन्हें मिलता था। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इनके म्यूजिक, अगर म्यूजिकल फील्ड में देखें तो इनको जो सबसे, इनके लाइफ का जो सबसे पहला रिवॉर्ड इनको मिलना शुरू हुआ वो क्या था, 1.25 kg का लड्डू। क्योंकि छोटे से बच्चे थे तो वो लड्डू में खुश हो जाते थे। लेकिन अगर फिर इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी रिवॉर्ड के रूप में, वो क्या था, इन्हें 2001 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी अवार्डेड किया गया था, मीन्स सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब इसमें आपके इनके पेरेंट्स के बारे में बताया गया है। तो इनके फादर का नाम बताया गया है कि क्या नाम था, पैगंबर बुक्स। अच्छा, एक चीज और, इनके फादर और जो इनके अंसेस्टर मीन जो पूर्वज भी थे वो बिहार के वेल नोन फैमिली से थे ना, मतलब इनके जो अंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, और जो इनके फादर थे वो भी क्या थे, बड़े ही वेल नोन शहनाई प्लेयर थे। अब इनके तो जीन्स में ही शामिल था ना म्यूजिक, लेकिन जो इनका सबसे ज्यादा म्यूजिक से जो अटैचमेंट हुआ, जो लगाव हुआ, कब, व्हेन ही वेंट टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस विद हिज मदर, जब ये अपने मामा के घर गए। एंड इनके मामा का क्या नाम था, अली बुक्स। तो सबसे ज्यादा म्यूजिक के प्रति इनका लगाव तभी से शुरू हुआ ना, कब, जब ये अपने मामा के घर गए तब, विद हिज मदर। अच्छा, क्यों शुरू हुआ भाई, बिकॉज जिनके मामा थे आले बुक्स, वो वाराणसी के, बनारस, उसमें बुक में बनारस दिया गया है, नाउ बनारस इज नोन एज वाराणसी। तो वाराणसी के विष्णु टेम्पल में वो क्या करते थे, शहनाई को बजाते थे। एंड व्हेन ही यूज्ड टू प्ले शहनाई, मीन व्हेन आले बुक्स यूज्ड टू प्ले शहनाई, तो ही यूज्ड टू सिट देयर ना, ये वहां पे बैठा करते थे। एंड दैट टाइम ही वाज सो मच कैप्टिवेटेड विद द साउंड ऑफ शहनाई दैट ही यूज्ड टू सिट आवर एंड आवर देयर ना, वहां पे वो घंटों तक बैठे रहते थे और एकदम मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। कब, जब इनके मामा जी शहनाई को बजाया करते थे तब। ठीक है, फिर हुआ क्या कि एक बार इनके मामा जी मतलब अली बुक्स कहाँ पे जाने वाले थे, एक इलाहाबाद की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे। कॉन्फ्रेंस थी इलाहाबाद में, तो वहां पे इनके मामा को जाना था। दैट टाइम ही वाज 14 years old अ बॉय, ये 14 साल के थे। तो ही टू accompanied him ना एंड वेंट टू दैट इलाहाबाद म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस। ये भी वहां पे गए और वहां पे इनकी मुलाकात एक वेल नोन म्यूजिशियन से होती है जिनका नाम क्या होता है, उस्ताद फैयाज खान। एंड उस्ताद फैयाज खान ने इनको इनकरेज किया ना, इनकी इस प्रतिभा को देखकर, म्यूजिक के प्रति इतना लगाव को देखकर उन्होंने इनको इनकरेज किया
और इनको कहा कि वर्क हार्ड, तुम भी अपने लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करोगे। थोड़ा सा अगर मैं इस पार्ट को पार्ट 1 से थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ तो एक उस पार्ट 1 में जो आपने किसकी स्टोरी पढ़ा था, एवलिन ग्लेनी की, तो एवलिन ग्लेनी को किसने इनकरेज किया था, रॉन फॉर्ब्स ने, और इधर बिस्मिल्लाह खान को किसने इनकरेज किया था, उस्ताद फयाज खान ने। ठीक है, तो वहां पे ये फयाज खान ने इनको इनकरेज किया, इनको पैटेट किया और इनको सजेस्ट किया कि ये हार्ड वर्क करें। लेकिन इनके जो लाइफ में जो सबसे बड़ा बिग ब्रेक आता है इनके लाइफ में, वो कब आता है, 1938 व्हेन ऑल इंडिया रेडियो स्टेब्लिश इन इंडिया। जब भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है 1938 में, तो इनके लाइफ का सबसे बड़ा इनकी लाइफ में सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आता है। और क्यों आता है भाई, क्योंकि जब हर रेडियो की स्थापना हुई तो हर घर में रेडियो बजने लगा, एंड जब रेडियो बजने लगा तो ही बिकेम ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ना, तो हर घर में इनको सुना जाने लगा, क्योंकि इनका जो म्यूजिक था वो टेलीकास्ट होने लगा, ब्रॉडकास्ट होने लगा, किसके लिए, रेडियो के लिए। और हर रेडियो मतलब हर घर में इनके जो साउंड थे, जो सहनाई ये बजाते थे, उसको क्या किया जाने लगा, सुना जाने लगा। तो इस तरह से पॉपुलैरिटी इनको यहां से मिलने लगी थी। अच्छा, एक चीज और, एंड व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, तो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द इंडिपेंडेंट इंडिया विद हिज सहनाई। कहने का मतलब, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया को सहनाई बजाकर ग्रीट किया था। एंड किसके सामने ग्रीट किया था, जो भी वहां पे ऑडियंस बैठे थे, लिसनर बैठे थे, और उस ऑडियंस में महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। एंड दैट टाइम वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच भी दिया था। स्पीच का टाइटल क्या था, ट्राइज विद डेस्टिनी। ठीक है, एंड ये चीजें तो यहाँ पे होती हैं। अच्छा, एक चीज और, ये सिर्फ नेशनल लेवल पे ये परफॉर्म नहीं करते थे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये परफॉर्म करने के लिए जाते थे। तो अब्रॉड में भी विदेश ना, जो इंटरनेशनल मैंने भी बोला ही, तो हिज फर्स्ट ट्रिप ऑफ अब्रॉड वाज अफगानिस्तान। तो सबसे पहले अगर हम अब्रॉड की इनकी ट्रिप की बात करें तो वो क्या था, अफगानिस्तान था, जहां पे ये जाते हैं और वहां पे परफॉर्मेंस अपनी दिखाते हैं। और वहां का राजा मतलब जहीर खान इनसे इतना इम्प्रेस होता है कि गिफ्ट के रूप में इनको पर्सियन कॉर्पोरेट देता है। और यही नहीं, और भी बहुत सारे सॉवेनियर दिया गया है। सॉवेनियर मतलब एक मेमोरी के रूप में बहुत सारी चीजें इनको क्या करता है, गिफ्ट करता है। ठीक है, अगर हम इनके नेशनल अवार्ड की बात करें, इनके बिस्मिल्लाह खान के नेशनल अवार्ड की बात करें, तो ही वॉज अवॉर्डेड विद वेरियस नेशनल अवार्ड्स। और उनमें सबसे पहले क्या था, पद्मश्री, पद्म भूषण, एंड अलोंग विद दिस ही वॉज अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, एंड इट वॉज भारत रत्न। कब अवॉर्डेड किया गया था भाई, 2001 में, मैंने यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एंड अफगानिस्तान के बाद इनको बहुत सारी जगह से, मतलब बहुत सारी कंट्रीज से इनको इन्वाइट किया जाने लगा, और इनको प्रेस्टिजियस लिंकन हॉल यूएसए में भी इनवाइट किया गया था, जहां पे ये जाते हैं और अपनी म्यूजिक को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और इन वन ऑफ हिज स्टेटमेंट, इन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में बोला था कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक बिकॉज इट इज द रिचेस्ट ट्रेडिशन ऑफ हिंदुस्तान ना। इन्होंने क्या कहा कि जो है अपने बच्चों को आप म्यूजिक सिखाओ, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, और रिचेस्ट के साथ साथ ये एंशिएंट ट्रेडिशन। अगर हम भारत की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में देखें तो आप वहां भी संगीत को ही पाओगे। ठीक है, तो ये, और एक चीज और सबसे बड़ी बात इनमें ये थी कि ही वॉज अ पैट्रियट ना, ही हैड अ लॉट ऑफ लव टू द हिंदुस्तान। ठीक है, अच्छा क्यों ऐसा भाई, क्योंकि ये इंटरनेशनल नेम एंड फेम इन्हें मिला, लेकिन इनका जो एडिक्शन था, जो इनका लगाव था, अटैचमेंट था, वो सबसे ज्यादा किससे था, भारत से था। और वो भी भारत के वाराणसी से था। और वाराणसी से क्यों था, बिकॉज ऑफ गंगा ना। तो सबसे ज्यादा जो ये इनका लगाव था वो किसके साथ, गंगा नदी से था, क्योंकि गंगा नदी ही वो सोर्स बनी जो कि इनके म्यूजिकल, इन्होंने इसके पहले मैंने बताया था कि इन्होंने जो नई नई राग अपनी निकालना शुरू की, वो कहाँ किससे प्रभावित होकर ये किए, गंगा नदी के जो लहरों को देखते थे कि लहरों में जो अप एंड डाउन होता था ना, उसी को देखकर ये अपने सहनाई में भी ये नई नई रागाज को क्या करने लगे, इन्वेंट करने लगे। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि इतना सारा नेम एंड फेम मिलने के बावजूद भी ये मतलब अपनी कंट्री से बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड थे। और दूसरी चीज होती ये है कि इनके एक बार किसी एक स्टूडेंट ने कहा, मतलब यूएसए का स्टूडेंट था, तो उसने कहा कि हम यहाँ पे आपके लिए बनारस जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे
मतलब हम यहाँ पे टेम्पल भी बनारस जैसे बनवा देंगे और हर प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि बनारस का एटमॉस्फेयर हम यहाँ पे क्रिएट कर दें। तो लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यूएसए में आपको एक शहनाई का स्कूल स्टेब्लिश करना होगा। दैट टाइम वी सेड कि आप पूरी तरीके से यहाँ पे बनारस जैसा पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दो, बट यू कैन नॉट ट्रांसपोर्ट गंगा फ्रॉम बनारस टू यूएसए ना। इन्होंने कहा कि आप गंगा नदी को बनारस से वहां पे ले जा सकते हो क्या? अगर गंगा नदी वहां पे नहीं जा सकती है तो मेरा लगाव कभी भी किसी कंट्री से नहीं होगा। इन दिस वे आप एक चीज और देखोगे कि ही वॉज अ मुस्लिम, वो एक मुस्लिम थे एंड मुस्लिम होने के साथ साथ मतलब आप ये देखोगे कि हिंदू रिलीजन और गॉड एंड गॉडेस से ये बहुत ज्यादा क्या थे, अटैच थे ना। एक डिवोट थे, प्योर डिवोट थे, एक भक्त थे। तो ये सारी क्वालिटीज आपको बिस्मिल्लाह खान में बताई जाती है। एंड विद दिस ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो अगर इस चैप्टर के हम कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि ही वाज बोर्न ऑन 21 मार्च 1916 ना, एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट इंडिपेंडेंट इंडिया विद हिज शहनाई। एंड ठीक है, ये तो होता है। एंड 2001 में इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है, भारत रत्न। और अलॉन्ग विद भारत रत्न उन्हें और भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और ये चीज ये म्यूजिक के प्रति इनके मन में लगाव कब शुरू होता है, जब ये अपने मेटरनल अंकल के घर जाते हैं, अली बुक्स के घर, ठीक है। और इनको इनकरेज कौन करता है, उस्ताद फयाज खान करते हैं, ठीक। और इनकी लाइफ में वो बिग ब्रेक कब आता है, भाई, ऑल इंडिया रेडियो की जब स्थापना होती है 1938 में, तभी इनके लाइफ में वो बिग ब्रेक आता है। और इनकी अब्रॉड के लिए जो फर्स्ट ट्रिप थी, अगर हम अब्रॉड की बात करें, अब्रॉड ट्रिप्स की बात करें, तो जो फर्स्ट ट्रिप थी इट वाज अफगानिस्तान, जहां पे उन्हें रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है, एक पर्सन कार्पेट मिलता है और भी सारी चीजें मिलती हैं। हाँ, अगर इनके हम सबसे पहले अवार्ड की बात करें तो इट वाज लड्डू ऑफ 1.25 kg। और सबसे अगर हम इनके हाईएस्ट अवार्ड की बात करते हैं तो वो क्या होता है, भारत रत्न होता है। सो अब हम यहाँ पे चैप्टर की क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। बाकी अच्छा, एक चीज आई थिंक हम स्टार्टिंग में भूल गए थे, इनके जो फेवरेट प्लेसेस हुआ करते थे जहां पे ये म्यूजिक को अकेले में, शहनाई को अकेले में प्रैक्टिस करते थे, वो क्या होती थी, एक मंगला मैया टेम्पल होती थी, बिहारी जी टेम्पल होती थी। और सबसे ज्यादा जहां पे ये अकेले में बैठकर म्यूजिक को प्रैक्टिस किया करते थे शहनाई को, वो कौन सा प्लेस था, गंगा नदी का किनारा हुआ करता था, जहां पे ये गंगा नदी की लहरों को देखकर ये क्या करते थे, अपनी रागाज में इन्वर्ट करते थे। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर पिन कर सकते हो, हम उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। एंड हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।